अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेल्डन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी के हालात के बारे में बताना है कि रियल एस्टेट किस तरफ जा रही है और जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 1 ईयर जो है उसमें रियल एस्टेट ग्रो करेगी या नहीं करेगी, या जिन लोगों को काफ़ी लॉस हो चुका है नॉन डेवलप प्लॉट्स में या फाइलों में, वो सब जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट की जो कंडीशन इस टाइम बन चुकी है वो इतनी लो लेवल पे क्यों आई है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि एक मुल्की हालात जो हैं हमारे वो स्टेबल नहीं हैं, और कोई एक साल ऐसा नहीं गुजरा जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में गया हो। हर वक्त जो है वो चीज़ें जो है अनप्रिडिक्टेड हो रही हैं। कभी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी टैक्सेस आ रहे हैं, कभी IMF की शर्तें आ रही हैं, कभी कर्जे के इशू, कभी कुछ कभी कुछ। और इससे बढ़ चढ़ के जब इस तरह के हालात बने हुए हैं तो उसमें रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा फ्रॉडबाजी भी हो रही है, क्योंकि लोग भूखे हो रहे हैं इस टाइम, जिनके पास नहीं है इन्वेस्टमेंट तो वो नुकसान कर रहे हैं लोगों का। कोई बयाने लेके जा रहा है, कोई लॉस कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो खैर, इन सब से बचने का जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है मार्केट में, वो अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं कि एक बंदा जो है वो कहता है जी कि मुझे आप 50 लाख दे दें, मैं महीने का आपको लाख रुपया रेंट दे रहा हूँ, और मेरे साथ एडजस्टमेंट करें, मेरे साथ अपना प्लाट एडजस्ट कराएं, मेरे साथ गाड़ी एडजस्ट कराएं, घर एडजस्ट कराएं, हर चीज़ दुनिया जहाँ की जो है वो एडजस्टमेंट के लिए तैयार है कमर्शल्स के अंदर। तो कमर्शल का जो बेसिकली काम है वो तैयार होने के बाद लोकेशन के हिसाब से चलता है। ऐसे कभी भी नहीं चलता कि एक प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ प्लाट है और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको रेंट भी आ रहा है। वो रेंट नहीं है, बेसिकली उसको नाम रेंट दिया गया है, वो सूद है। जिस तरह आप बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है या जो है वो कह लें कि एक फ़िक्स डिपॉज़िट के ऊपर जो सूद मिलता है, वो चीज़ें सेम वही चीज़ है। ये जो कमर्शियल के नाम के ऊपर आपको रेंट कहा जा रहा है, ये रेंट नहीं होता। रेंट एक चीज़ है, जैसे मैं एक शॉप के अंदर बैठा हूँ, ये ऑन ग्राउंड मौजूद है, अब मैं इसके अंदर रह रहा हूँ या मैं इसको ऑफिस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं इसका रेंट पे कर रहा हूँ, तो ये रेंट होता है। ये नहीं कि अभी ऑफिस बना ही नहीं है, शॉप बनी ही नहीं है और आपको उसका रेंट भी आ रहा है। जो बगैर चीज़ की मौजूदगी में आपको पैसे मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, वो बेसिकली सूद है। तो अब बात करते हैं कि वैल्यू के ऊपर बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस काम में फंस रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वैल्यू को देख के फंस रहे हैं कि मैंने 50 लाख दिया, उसके अगेंस्ट मुझे लाख रुपया मिल रहा है। तो अगर मैं 50 लाख का कोई प्लाट लेता हूँ तो वो मुझे महीने का लाख रुपया प्रॉफिट तो नहीं देता, और अगर मैं 50 लाख की कोई शॉप लेता हूँ तो वो मुझे महीने का 20,000 रुपया रेंट देगी। तो मैं बजाय इसमें जाने के मैं फ़िक्स करता हूँ जी किसी के साथ मैं एडजस्टमेंट करता हूँ या ऐसी इन्वेस्टमेंट करता हूँ एक, कि जी मैं 50 लाख फ़िक्स देता हूँ और मुझे महीने का लाख मिले। अब ये जो शॉप है जिसमें मैं बैठा हूँ, इसकी वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू, वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया है। 40,000 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ रेट है, और ये 300 स्क्वायर फुट की शॉप है, तो इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख की ये शॉप है। अब जब ये बंदा सेल करने जाता है 1 करोड़ 20 की शॉप, तो इसको जो ऑफ़र आएगी वो 80 लाख की आएगी या 82 लाख या 85 लाख की, इससे ऊपर ऑफ़र नहीं आएगी। तो पहला तो वो जो ख़रीदारी में 40 से 50 लाख रुपए का लॉस है वो कवर नहीं हो सकता रेंट से। वो तकरीबन आप कह लें कोई 50 साल रेंट खाता रहेगा तो जाके सिर्फ वो लॉस कवर होगा जो ऑलरेडी हो चुका है ख़रीदारी के अंदर। उसके बाद रेंटल वैल्यू देखें, जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू है, 1 करोड़ 20 की शॉप है, वो 40,000 रुपये रेंट पे लगी हुई है। अब इसके अगेंस्ट जो दूसरी ऑप्शन मार्केट में जो नौसरबाजी का काम है या जो सूद का काम है, वो क्या करता है जी, 1 करोड़ 20 मुझे दें तो मैं महीने का आपको 2 लाख रुपया रेंट देता हूँ फिक्स, और लाइफ टाइम देता रहूँगा जी, ऐसा एग्रीमेंट करके दूंगा, या ऐसा एग्रीमेंट करूँगा जी जब तक प्लाजा नहीं बनेगा तब तक मैं आपको रेंट देता रहूँगा। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें समझाऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत फंसते हैं, और जब लोगों को समझाया जा रहा हो ना तो वो आगे से एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ऐसा आपको पता ही नहीं ऐसा होता है, और जब नुकसान हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं जी आप सही कह रहे हैं। तो ये एडवांस में सीखने की चीज़ है, नुकसान के बाद इसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोबारा पैसे निकलते नहीं हैं जब एक बार फंस जाएँ। तो एडवांस में सीखना आपने कैसे है, वैसे आपने सीखना है जी कि आपको एक बंदा कह रहा है जी कि ये चीज़ 2 करोड़ की है, मैं आपको इसका 3 साल जो है ना वो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 3 से 4 लाख रुपया आपको हर मंथ रेंट देता रहूँगा, और 3 साल बाद जो है मेरा प्लाजा तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद जो रेंटल रहेगा वो आपका रेंट देगा। मेरा एग्रीमेंट आपका 3 साल तक है, ठीक हो गया। अब 3 साल की अगर अमाउंट निकाली जाए, वो 2 लाख रुपया भी पर साल देता है, तो वो 72 लाख बनता है, 72 लाख, ठीक है। 36 महीने बन गए, और 36 महीने को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 72 लैक्स बनते हैं, ठीक है।
72 लाख रुपया उसने आपको 3 साल के अंदर वापस कर दिया, जो 2 करोड़ रुपया लिया था उसके अगेंस्ट। ठीक है, आप बड़े खुश हैं जी, मैंने 2 करोड़ दिया था और मेरा 72 लाख वापस आ गया। मेरी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बनती है जी, कोई 1.28 के नहीं, 1.18 के करीब रहेगी। ठीक है, 1.28 के करीब रहेगी। ठीक है, कि आपका 1 करोड़ 28 इन्वेस्टमेंट में रह गया और 72 उसका वापस आ गया। अब जब आपने शॉप ले ली, शॉप रेडी होगी, अव्वल तो शॉप्स रेडी होती ही नहीं है, अगर होगी इन केस किसी ने बना दिया प्रोजेक्ट। अब जब आप वो शॉप रेंट पे लगाएंगे ना, तो उसका रेंट आएगा आपको 50,000 रुपया। तो आप बड़े परेशान होंगे जी, इसका तो 2 लाख रुपया आता रहा था। तो बिल्डर आपको वहाँ पे कहेगा जी वो मेरा एग्रीमेंट था आपके साथ, अब आप जाने और आपका क्लाइंट जाने, इससे ऊपर मैं रेंट आपको नहीं दे सकता। ये वो केस है जिसमें प्लाजा बनता है। तो जब आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा जी कि वो शॉप 1 करोड़ की भी नहीं है, उसकी आपको ऑफ़र 70-80 लाख रुपए की आ रही है। तो आप अपनी तरफ से बड़े खुश थे कि 72 लाख आपने कमाया 3 साल के अंदर, और अब जब आप सेल करने की बारी आई तो वो 2 करोड़ की जो चीज़ आपने ख़रीदी थी वो 80 लाख की बिकी। तो 80 लाख जमा 72 लाख करें तो ये आपका बन गया 1 करोड़ 52 लाख रुपया। ठीक है, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से भी 48 लाख रुपए का नुकसान, उसके बाद 3 साल का टाइम, और उसके बाद जो रेंटल वैल्यू है वो 50,000 रुपया। एक चीज़ सिनेरियो समझ आ गया आपको। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो बंदा आपको कहेगा जी 3 साल करें या 2 साल करें या लाइफ टाइम का एग्रीमेंट करें जी, जब तक दुकान नहीं बनती मैं आपको पैसे देता रहूँगा। अब वो आपने 2 साल का या 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया, आपको रेंटल वैल्यू आनी शुरू होगी। साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, प्रोजेक्ट ही फेल हो गया जी, बंदे ने बनाया ही नहीं। क्योंकि जिसकी चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकी होती वो नॉर्मली एट द एंड प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, जो पाकिस्तान में फ्रॉड के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। क्योंकि उस बंदे की जेब में खुद पैसे नहीं हैं, उसने किसी तरह डाउन पेमेंट पे सोसाइटी से कमर्शियल का प्लाट खरीदना है, और उसके बाद उस डाउन पेमेंट और किस्तों को निकालने के लिए उसने माल मार्केट में बेचना है। तो माल मार्केट में तब तक नहीं बिकेगा जब तक कुछ होगा नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए वो ऐसी ऑफरें आपको देंगे जी कि मुझे पैसे दें, मैं आपको इतना रिटर्न देता हूँ, इतना रिटर्न देता हूँ। एक्चुअल वो रिटर्न, वो पैसे लेने, वो जो पैसे क्लाइंट्स लेता है वो अपना किस्तें देने के लिए और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो है वो ऐसी ऑफ़र देते हैं, जो कि एक सूदी ऑफ़र है और जिसको लोग बड़ी मदद से एक्सेप्ट करते हैं। तो अब दूसरा केस ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर नहीं बनता और वो प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाता है बंदा, तो 2 करोड़ उसने आपने उसको दिया हुआ था, उसके अगेंस्ट आपको 72 लाख मिल गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, बंदा जेल में चला गया या दुबई भाग गया या फ्रॉड केस में पकड़ा गया या कुछ भी हो गया, जो बकाया आपके पैसे हैं वो कौन देगा? वो पैसे ख़त्म। फिर आप दुनिया जहाँ की जिस मर्ज़ी अदालत में चले जाएं, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है इस चीज़ का। जिस बंदे के पास पैसे हैं वो पैसे लगा के फ़ैसला अपनी तरफ कर लेगा, आपको पैसे रिटर्न नहीं होंगे। तो ये दो केसेस हैं जिसमें लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं, लालच में आके, और वो कमर्शियल में। इसके बाद सोसाइटीज़ की बात करते हैं। सोसाइटी खुद फ्रॉड नहीं करती, इंडिविजुअल बंदा कोई भी फ्रॉड कर जाए उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो सोसाइटी खुद फ्रॉड नहीं करती वो प्रॉपर सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह DHA बैरिया या गुलबर्ग है, या कोई बड़ी सोसाइटीज़ हों जो CDA अप्रूव हों या प्रॉपर एक अदारे की सोसाइटी हो, वो फ्रॉड का रेशो कम होता है क्योंकि उन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर काम करना होता है। तो वो अगर फ्रॉड करेंगे तो उनकी सोसाइटी उसी टाइम बैठ जाएगी। अब इंडिविजुअल जो धोखा आपको देता है वो ऐसे ही हो सकता है कि आपको दिखाए कोई चीज़, जगह कोई एरिया दिखाए, बेचे कुछ, प्राइस कुछ दे, मार्केट कुछ हो, चीज़ें कुछ हो, उस चीज़ में आपको जो है वो क्या कहते हैं, होशियार रहना है। वो कैसे रहना है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप मेरे से प्लाट लेने आए, मैं कहता हूँ जी ये A ब्लॉक का प्लाट है, 7 मरले का साइज़ है और 1 करोड़ रुपये इसकी वैल्यू है। आपका राइट है, आप उसको 4 जगह से चेक कर सकते हो कि यार इस गली का रेट क्या है। आप बेशक प्लाट नंबर डायरेक्ट ना बताएं मार्केट को, कि ओनर को फ़ोन चला जाएगा या किसी तरह डायरेक्ट दूसरा बंदा पहुंच जाएगा। आप सिर्फ उसको बताएं जी इस गली का रेट क्या है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी यहाँ रेट क्या है। अगर 2-3 बंदों से पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट इसमें रेट क्या है। तो अगर वो क्रॉस चेक करने के बाद जो चीज़ मैंने बताई है फ़र्ज़ करें वो सही निकलती है, तो फिर आपका राइट है कि आप पहले बंदे के पास जाएँ जिसने आपको चीज़ कोट कराई है। अगर क्रॉस चेक करने के बाद वो चीज़ सही नहीं निकली तो आप उस चीज़ से बच गए। नॉर्मली 90% ओवरसीज़ क्लाइंट होता है और उसका कोई ना कोई रिलेटिव यहाँ पे चीज़ ठोक देता है उसको, एक भरोसे के ऊपर या एक ट्रस्ट के ऊपर कि जी बस ठीक है मेरे जानने वाले हैं। नॉर्मली वो यही चीज़ ठुकती है। उसमें ये डीलर ने भी लालच दिया होता है जी कि ठीक है ये चीज़ बेचें, ये मैंने बेचनी है, इसमें मैं आपको फ़ायदा दूंगा।
तो अपने लाख रुपए के लिए ना दूसरे का कर देते हैं। जो कि एक कहावत मशहूर है कि अपनी एक बोटी के लिए दूसरे की भैंस ज़िबा कर देते हैं। उस कहावत का बेसिकली रिज़ल्ट यही है। तो इन सारी चीज़ों से बचना पड़ता है। अब जब ये सारा कुछ हो जाता है, अब पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट जो है वो डाउन क्यों हुई है। उसकी रीज़न मैंने एक बताई कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है हमारी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हर तीसरे दिन कोई ना कोई टेंशन है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो इसके पास 1 करोड़ रुपया भी है वो बंदा भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मंथली जो एक्सपेंस हो रहे हैं घर के, या कोई ऑफिस वगैरह भी जा रहा है, उसके जो एक्सपेंस हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए पे एवरेज ज़िंदगी पे पहुँच गए हैं इस टाइम। जो कोई शहनशाही वाली ज़िंदगी नहीं है, मतलब एक सादी ज़िंदगी जो सिर्फ ज़रूरत के ऊपर है, जिसमें बच्चों की फीसें हैं, घर का रेंट है, बिजली का बिल है, ये चीज़ें हैं। अगर इसी को कैलकुलेट करें तो 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा हो रहा है इस टाइम महीने का। तो इसलिए जिसके पास 1 करोड़ रुपया भी है वो भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो इन्वेस्ट करने के लिए उसी सूरत में तैयार होगा जब मार्केट चल रही होगी। अभी उसको क्या पड़ी है कि वो करोड़ रुपया लगाएगा तो वो 40 लाख रह जाए या 60 लाख रह जाए, तो वो तो कभी पैसे नहीं लगाएगा। तो इस हालात को देखते हुए जो है इन्वेस्टर जो है वो ब्रेक मार चुका है। इन्वेस्टर परचेजिंग नहीं कर रहे, क्लाइंट परचेजिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नॉन डेवलप फाइलें और जो क्या कहते हैं, ऐसा एरिया जिसका अभी जिस एरिया की लैंड क्लियर नहीं है, या ऐसी सोसाइटी जिसका कोई प्रॉपर सर पैर नहीं है, एनओसी नहीं है, या सिंगल बंदे की ओनरशिप है, तो वहाँ पे जो है मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट रुक गई है। अब रुकने की जो वजह है वो ये मैंने बता दी। अब जिन लोगों ने परचेजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या करें। जिनके प्लाट नॉन डेवलप हैं उनको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्लाट डेवलप नहीं हो जाते। उससे पहले उनमें प्राइसिंग नहीं आनी, मतलब कुछ ना कुछ हो उस एरिया में, अनाउंसमेंट हो कि ये जगह क्लियर होगी या यहाँ पे ब्लेड लगने लगा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग की बात आएगी तो उनमें प्राइस राइज होगा, अदरवाइज प्राइस राइज नहीं होगा। दूसरी तरफ जो क्लाइंट लेना चाहता है वो क्या करे। फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास पैसे पड़े हैं, वो चीज़ खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही क्या लें इस टाइम जो हालात हैं। इस टाइम जो रियल एस्टेट है ना वो एक्चुअल रियल एस्टेट है, यही रियल एस्टेट होती है। इससे पहले जितनी रियल एस्टेट थी ना वो सारी सट्टाबाजी थी, कि मैंने करोड़ फेंक दिया, 2 महीने बाद जो है उससे 5 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, ये चीज़ें थी। अब टोटल रियल एस्टेट है। इस टाइम जो मार्केट में क्लाइंट है वो डेवलप प्लाट का है, जिसने घर बनाना है या घर बनाने के लिए ले रहा है। डेवलप प्लाट की शार्टेज है इस टाइम मार्केट में। ये मैं स्पेशली गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ, बैरिया DHA की नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ डेवलप प्लाट की वैरायटी है। मतलब एक ब्लॉक हज़ार प्लाट्स का है, तो 1000 प्लाट में से एक बंदे का नखरा नहीं चल सकता, क्योंकि वो नहीं देगा तो पिछली गली में प्लाट मिल जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, 2 और मिल जाएंगे। एक गली में 5-5 6-6 प्लाट फॉर सेल हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये नखरा नहीं चलता कि डेवलप प्लाट की कीमत बहुत तेज़ी से राइज हो। बैरिया का रेट जो है वो भी 30 से 40% गिरा है, डेवलप प्लाट्स में भी गिरा है। DHA का रेट भी है वो भी रुका है, लेकिन वो समझ लें 10 से 20% गिरा है। गुलबर्ग एक वाइज सोसाइटी है जिसके डेवलप प्लाट का रेट आज तक नहीं गिरा। अगर किसी जगह पे गिरा है तो वो इतना ही होगा कि उस जगह पे लास्ट जो रेट था वहाँ ब्रेक लग गई है, या उससे 1 या 2 लाख रुपया रेट नीचे आकर रुक गया। लेकिन उस तरह कभी नहीं हुआ कि 30% वैल्यू गिर गई, 40% गिर गई। डेवलप प्लाट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ गुलबर्ग में। उसकी मेन रीज़न ये है कि ऑप्शंस बहुत कम है। अगर इस टाइम मैं सारी मार्केट से वर्किंग करके जो डेवलप प्लाट फॉर सेल हैं वो निकाल दूँ कि ये प्लाट फॉर सेल है, और सारे ब्लॉक्स के निकाल दूँ, तो मेरे ख्याल से 200 प्लाट नहीं बनता कि ये अवेलेबिलिटी है इस टाइम फॉर सेल। तो 200 के हिसाब से अगर ब्लॉक वाइज डिवाइड करें तो हर ब्लॉक में किसी में 3 प्लाट, किसी में 4 प्लाट, किसी में 5 प्लाट, किसी में 10 प्लाट, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम डेवलप प्लाट्स में। और गुलबर्ग में बेतहाशा क्लाइंट इस टाइम आ रहा है घर बनाने के लिए जो प्लाट ले रहा है, तो उसकी वजह से डेवलप प्लाट्स में फिर राइजिंग जो है वो तेज़ी से हो रही है। अगर आपने मेरी शुरू की वीडियो देखी हो तो मैंने एक वी ब्लॉक की जगह बताई थी 1400 की सीरीज़, जहाँ पे रेट था 50 से 55 लाख रुपया 3 से 4 महीने पहले। इस टाइम वहाँ पे रेट 75 से 80 लाख रुपए के करीब हुआ हुआ है। तो ये सिर्फ 3-4 महीने का फ़र्क है, जो 20 से 25 लाख का फ़र्क है। इसी तरह हर सेक्टर में फ़र्क है। आई ब्लॉक 4 महीने पहले रेट था तकरीबन 155 160 का अच्छे प्लाट का, इस टाइम वो 170 क्रॉस कर गया। जो फारग से प्लाट थे, फीलिंग वाले थे, उनका रेट 130-35 था, आज वो भी 1.5 क्रॉस कर चुके हैं। सेम F ब्लॉक, C ब्लॉक, J ब्लॉक, L ब्लॉक, T ब्लॉक, V ब्लॉक, R, M, P1, जहाँ पे हम भी डेवलप प्लाट है उसका रेट राइज हो रहा है, रुका नहीं है किसी का भी। तो जो बंदा सेव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो डेवलप प्लाट ख़रीदे, चाहे वो गुलबर्ग में ले चाहे वो किसी और साइटी में, लेकिन डेवलप पोजेशन प्लाट ख़रीदे जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जिस पे वो घर बना सके।
क्योंकि जब मार्केट में बेहतरी आनी है तो सबसे पहले प्रॉफिट भी इन्हीं लोगों को ज़्यादा होना है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से रेट वापस आया है बाकी सोसाइटीज़ का, मतलब नीचे रेट गया है काफ़ी हाई रेट से डेवलप प्लाट्स पे। नॉन डेवलप पे तो ऑलरेडी डाउन रहता है और गिरने का ख़तरा सबसे ज़्यादा नॉन डेवलप चीज़ों पे होता है। तो उसका तो ओवरऑल हर मार्केट में हर जगह गिरा है। गुलबर्ग में भी 40 से 50% रेट नॉन डेवलप प्लाट्स का गिरा है। जो 2017 में रेट था नॉन डेवलप प्लाट का, आज वो गुलबर्ग में वापस आ चुका है। मतलब 2017 में 40 लाख रुपए का 7 मरला नॉन डेवलप प्लाट मिलता था जिन सेक्टर्स में, वो 1 करोड़ तक गया रेट मार्केट जब फास्ट थी, लेकिन आज दोबारा वो 40-45 लाख के ऊपर आया हुआ है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि डेवलप पोजेशन प्लाट खरीदें, और जिन लोगों ने नॉन डेवलप प्लाट खरीदे हैं उनको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक वहाँ पे कोई काम नहीं हो जाता। और अगर नॉन डेवलप किसी ने अब इस टाइम पे ख़रीदना है तो ये बाइंग का रेट है, टाइम है, लेकिन ये है कि सस्ते रेट पे ख़रीदें। मतलब क्योंकि 2017 का रेट इस टाइम बना हुआ है, तो इस टाइम अगर आप ख़रीदेंगे तो ये एक्चुअल बुकिंग रेट था या वो रेट थे जिस पे मार्केट में चीज़ें आई थी, तो इससे नीचे मज़ीद इन्होंने नहीं जाना। अगर 1 करोड़ की चीज़ इस टाइम 40-45 पे है तो मज़ीद इसने नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट रेट पे है। और ना 1 करोड़ का जिसने ख़रीदा वो 40 में बेचने को एग्री होगा। तो इस वजह से क्लाइंट तो इस टाइम है, क्योंकि रेट बहुत सस्ता है लेकिन लोगों की ख़रीदारी बहुत महंगी है, तो वो बेचना नहीं चाहते नॉन डेवलप चीज़ों को। तो ये ब्रीफिंग थी सारी जी गुलबर्ग की और ओवरऑल प्रॉपर्टी की। फ्रॉड से बचें, जो कमर्शियल का फ्रॉड है, जो इस तरह का सूद का कारोबार है, इनसे बचें। फ़ाइलों के काम से बचें, जो सोसाइटी अभी लॉन्च हो रही है वो फ़ाइलें बेच रही है, आप फ़ाइलें बुक कराएं, ये होगा वो होगा फलाना होगा, उन चीज़ों से बचें। फ़ाइलों में इस टाइम बहुत नुकसान है। फ़ाइलों में सिर्फ जो है वो बंदा पैसे कमाता है जो सोसाइटी के साथ मिल के पार्टनरशिप करता है या उठाता है उनके साथ मिल के। क्लाइंट को कभी भी फ़ायदा फ़ाइलों में इस सूरत हाल में नहीं हो सकता। नॉन डेवलप प्लाट ख़रीदें, लेकिन वो ख़रीदें जिसकी लैंड मौके पे मौजूद हो, आप प्लाट तक जा सकें, एटलीस्ट उस लैंड तक जा सकें। वरना सबसे बेहतर एडवाइस ये है कि डेवलप पोजेशन चीज़ ख़रीदें और घर बनाएं, घर बना के बेचें, रहें, अपने लिए रहें। घर बना के बेचने में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है गुलबर्ग में, और रहना है अपने लिए तब भी डेवलप पोजेशन लें। नॉन डेवलप ऐसी चीज़ कोई ना ख़रीदें कि जी मैंने आज ले रहा हूँ, मैं 5 साल बाद आके घर बनाऊँगा। वो 5 साल बाद की भी गारंटी नहीं है इस टाइम जो हालात हैं। तो गुलबर्ग की मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है इस बार कि काफ़ी सारे सेक्टर्स को उन्होंने तैयार करना है। अब अल्लाह करे कि वो हो जाए, इसलिए मैं अभी वो अनाउंसमेंट जो है वो ओपन नहीं कर रहा, ना बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो काम होता है कि नहीं होता। लेकिन अनाउंसमेंट है कि काफ़ी सारी जगहों पे काम होना है। तो अगर काम शुरू हो गया तो फिर जितने भी भाई इंतज़ार कर रहे हैं नॉन डेवलप प्लाट्स लेके, उनको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने 2021 से जो है ऑनवर्ड जितने भी परचेजिंग की है या चीज़ें बेची हैं वो डेवलप प्लाट्स में की हैं। उनमें प्रॉफिट मुझे बहुत थोड़ा आया। किसी जगह कमीशन आया है, किसी जगह 1 लाख आया, किसी जगह 2 लाख आया, इन्वेस्टमेंट करके खुद परचेजिंग करके। लेकिन यह है कि वो डेवलप चीज़ बेची है, लेने वाले को फ़ायदा है, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। क्योंकि क्लाइंट अगर आपका राज़ी है तो वो आपको क्लाइंट और देगा। अगर आपका क्लाइंट नाराज़ है तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। तो इसलिए खुद भी सेफ रहें। और अगर मेरी कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कोई भी गुलबर्ग में सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता किएँ। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो रब्ता ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।